हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। अगर भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई BCom फर्स्ट सेमेस्टर, और सब्जेक्ट जो विषय आपका है व्यावसायिक संगठन यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने इसकी एक लेसन आपके ये भी दिखाया कि भाई आपके लेसन कितने हैं, कौन कौन से लेसन हैं। तो पहला लेसन है, पहले लेसन में मैंने उसका व्यवसाय का अर्थ, व्यवसाय का विकास कैसे हुआ, ठीक है भाई, और व्यवसाय की अवस्थाएं कि कैसे कैसे उसका विकास हुआ, कैसे कैसे उसका उद्गम हुआ, इसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था। ये आपकी दूसरी वीडियो है। इसमें सॉरी, इसमें व्यवसाय की परिभाषाएं है कि भाई किस आधुनिक परिभाषा है, प्रचलित भाषा है। तो इसमें बहुत सारी भाषाएं दे रखी है, तो हम इसमें आपको मेन भाषा ही याद करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप उसको याद कर सकते हो। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा व्यवसाय के विशेषताएं, लक्षण या तत्व, ये रहेंगे इसमें आपके आज की वीडियो में। तो आपने पहली वीडियो को देखा है, बहुत प्यार दिया आपने पहली वीडियो को। तो ऐसे ही आप मैं किसी कारणवश मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पाया सॉरी। तो ये आपकी दूसरी वीडियो है व्यावसायिक संगठन की। इसी प्रकार से मैं आपका व्यावसायिक कम्युनिकेशन यानी कि संचार के लिए भी वीडियो अपलोड करता हूँ, और आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये तो है BCom फर्स्ट सेमेस्टर की। इसी तरह से अब जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि सभी के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो BCom थर्ड सेमेस्टर और BCom फिफ्थ सेमेस्टर के भी मैं वीडियो बनानी शुरू कर दूंगा। ठीक है भाई, तो चैनल से जुड़ जाइए। और भाई एक आपसे गुजारिश है कि 94% सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो मैं चाहता हूं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलो ज़्यादा देर ना करते मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। देखो, व्यवसाय की परिभाषा दे रखी है। इसमें 2-3 तरह की परिभाषाएं है। नंबर 1 संकुचित परिभाषाएं, फिर विस्तृत परिभाषाएं, फिर आधुनिक परिभाषाएं। तो आपको इनमें से सिर्फ वे परिभाषाएं याद करनी है जो आप उनको याद रख सकते हो। जैसे मैकनाटन के अनुसार क्या कह रहा भाई, जो व्यवसाय की परिभाषाएं है, व्यवसाय सबसे आशय पारस्परिक हित के लिए वस्तुओं, द्रव्य अथवा सेवाओं के विनिमय से है। ठीक है भाई, क्योंकि जो आपकी व्यवसाय होगा वो किस किस के माध्यम से होगा, वस्तुओं, द्रव्य और सेवाओं। द्रव्य का मतलब इसमें यह आ जाएगा जैसे आपके कि भाई मुद्रा, ठीक है भाई, कि इसमें किस तरह की मुद्रा का चलन है। ठीक है, सेवाएं आपकी आ जाएगी जैसे रेल की सेवाएं, हवाई जहाज की सेवाएं, ठीक है, इस तरह की सेवाएं जैसे सार्वजनिक सेवाएं, तो ये सेवाओं के अंतर्गत आ जाएगी। वस्तुएं आपको पता ही है, खान पीन की वस्तुएं है, लेन देन की वस्तुएं, ये सब इसके अंदर आ जाएगी। तो मैकनाटन के अनुसार ये कहा गया है भाई इसमें व्यवसाय सबसे आशय पारस्परिक हित के लिए वस्तुओं, द्रव्य अथवा सेवाओं के विनिमय से है। दूसरी परिभाषा है बस में LH हैने के अनुसार, छोटी सी परिभाषा है, बस आपको वे परिभाषा लेनी है जो छोटी है और आप याद रख सकते हो। ठीक है भाई, आप एग्जाम के अंदर जैसे क्वेश्चन आएगा ना, अगर पूछते कि व्यवसाय से आप क्या समझते हो, तो भाई आपको उसमें उसका अर्थ और एक परिभाषा का उल्लेख कर दीजिए, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, आपको परिभाषा का 1 या 2 परिभाषा आपको जरूर देनी है, और 1-2 परिभाषा ऐसी याद कर लो जो छोटी छोटी हो, आप याद रख सकते हो। ठीक है, LH हैने के अनुसार क्या कह रहा भाई, व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय, धन उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि हम जब बिजनेस करते हैं वो किस चीज़ के लिए करते हैं, धन प्राप्ति के लिए, यानी कि लाभ प्राप्ति के लिए करते हैं। यानी कि हम अपना माल क्रय और विक्रय करें और हमारे पास से धन और प्राप्ति हो, यानी कि धन प्राप्ति हो और हमें उसका लाभ हो सके। LH हैने के अनुसार ये है। परिभाषाएं और भी है,
और परिभाषा, एक छोटी सी परिभाषा और है, मैं आपको दिखा देता हूं। एक छोटी सी परिभाषा है सी एफ, ये वाली भाई, सी एफ अबाउट के अनुसार ये कह रहा कि बिना लाभ के व्यवसाय व्यवसाय नहीं है। बिल्कुल सही बात कही है इसमें कि भाई जब हम व्यवसाय करेंगे तो उसमें लाभ होना चाहिए। जब लाभ ही नहीं होने का तो व्यवसाय क्या काम करेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे बिना खार के मुरब्बा, ठीक है भाई, क्या कह रहा, बिना खार के मुरब्बा। ये कह रहा है कि भाई अगर मुरब्बा बनाना है तो खार जरूर चाहिए उसमें, और जब खार ही नहीं होगा तो मुरब्बे की क्या आवश्यकता है। तो ये कह रहा कि भाई अगर आपको व्यवसाय करना है तो व्यवसाय में क्या होना चाहिए, उसमें लाभ होना चाहिए, जब भी आपका मज़ा है। तो इसमें दो तीन परिभाषाएं छोटी छोटी है, परिभाषाएं तो इसमें बहुत दे रखी है भाई, पर आपको बस मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो ऊपर मैंने आपको ये दो बताई है, कौन सी, एक तो मैक्टोन, एक आपका एल एच हैने, ये परिभाषाएं कर लो आप, और एक भाई आपकी ये वाली परिभाषा है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर जा लिया, सी एफ अबाउट के अनुसार ये परिभाषा है। इसमें तीन पार्ट में परिभाषा दे रखे हैं, संकुचित परिभाषाएं, विस्तृत अर्थ की परिभाषाएं, और भाई आपकी आधुनिक परिभाषाएं। तो बस इनमें से आपको सिर्फ एक दो परिभाषा, दो तीन परिभाषा छोटी छोटी अपनी याद कर लो, ठीक है भाई। इससे ज़्यादा याद मत करना कि भाई यहाँ को भाई 10 है, 10 परिभाषाएं दे रखी, हम 10 की 10 याद करें, नहीं, सिर्फ 2 या 3 परिभाषाएं अपनी याद रखो जो आप आसानी से एग्ज़ाम के अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है भाई। अब मेन टॉपिक चलता है आपका कि व्यवसाय के आवश्यक तत्व, विशेषताएं या लक्षण। अगर क्वेश्चन में पूछा कि तत्व के बारे में बताइए, विशेषताएं के बारे में बताइए, या लक्षण के बारे में बताइए, इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही होता है भाई। क्या होता है, एक ही होता है भाई। अब इसमें हम बात करते हैं कि मानवीय क्रियाएं, पहली हेडिंग है मानवीय क्रिया, यानी कि जो मानव के द्वारा क्रियाएं होती है। इसमें क्या कहा गया है भाई, व्यवसाय का सबसे प्रमुख लक्षण इसमें मानवता क्रिया के तत्व को निहित होना है, ठीक है भाई। कौन सा प्रमुख लक्षण है, सबसे पहला प्रमुख लक्षण है मानव से संबंधित, ठीक है भाई। व्यवसाय केवल मानव द्वारा ही किया जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो बिजनेस करेंगे या व्यवसाय करेंगे, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो किसके द्वारा होगा, मानव के द्वारा ही होगा, न कि पशु पक्षियों जानवरों द्वारा नहीं होता भाई। जो भी व्यवसाय करेगा कौन करेगा, मानव ही तो करेगा, मनुष्य भाई। ना तो पशु कर सकता, ना पक्षी कर सकते, ना जानवर कर सकते। केवल आर्थिक मानव ही होना चाहिए, न कि अनार्थिक मानव, जैसे साधु सन्यासी। आर्थिक मानव में कौन आता है, जो आपकी एक्टिविटी करता है, यानी कि जैसे भाई समाज में रहना, परिवार में रहना, बच्चों के साथ रहना, ठीक है, वो आते हैं आर्थिक मानव में। अनार्थिक मानव में कौन आ जाएगा, साधु संत आ जाएंगे, सन्यासी आ जाएंगे, ये अनार्थिक मानव में आते हैं भाई, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा साहस, एंटरप्राइज, ठीक है भाई। इसमें कह रहा कि प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय में साहस का तत्व अवश्य होना चाहिए भाई। जब हम व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें साहस होना जरूरी है। साहस का मतलब है कि आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आप उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। साहस का मतलब है कि हाँ मैंने कोई फर्म चलाई है, कोई दुकान चलाई है, कोई बिजनेस चलाया है, तो उसमें हमारे में हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। तो इसके बिना आप कर नहीं सकते, क्योंकि साहसी व्यक्ति ही जोखिम उठा सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब व्यवसाय करेंगे तो व्यवसाय में ही हम जोखिम उठा सकते हैं भाई। कभी फ़ायदा भी होगा, कभी नुकसान भी होगा, ठीक है। जोखिम का मतलब है नुकसान होना, यानी कि उसकी हानि उठाना। ज़रूरी नहीं है कि भाई हम वो बिजनेस कर रहे हैं या उस काम कर रहे हैं उसमें हर समय फ़ायदा ही फ़ायदा होता चला जाए, लाभ ही लाभ होता चला जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसमें हमें हानि भी उठानी पड़ सकती है, लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो जोखिम उठाने वाला भी व्यक्ति चाहिए, ठीक है। एक तो हिम्मत चाहिए व्यवसाय को चलाने के लिए, दूसरा जोखिम चाहिए उस व्यवसाय को चलाने के लिए। व्यवसाय साहस की आधारशिला पर, ठीक है भाई, जो व्यवसाय है किसकी, साहस यानी कि शक्ति, उसकी इच्छा पर आधारित होता है, जिससे ठीक ही कहा गया है। अगर साहस ही नहीं तो व्यवसाय
भी नहीं। ठीक है भाई, अगर आपके अंदर साहस ही नहीं है तो व्यवसाय भी नहीं होगा। ठीक है भाई। दूसरी, जोखिम एवं भावी सफलताएं। ठीक है भाई, तो जोखिम एवं भावी सफलताएं यानी कि व्यवसाय में जोखिम भी उठाना पड़ेगा और सफलता, भावी सफलता भी उठानी पड़ेगी। इन सबको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो थ्योरी के अंदर क्या बोला है, आप किसी भी व्यवसाय को क्यों न ले, उसमें जोखिम, ठीक है भाई, उसमें जोखिम अवश्य होता है। इस संबंध में कहावत है कि व्यवसाय जोखिम का खेल है। बिल्कुल, जो बिजनेस है वो किसका खेल है, जोखिम का खेल है। हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है, कुछ में कम होता है। तो सभी व्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम अवश्य होता है, क्योंकि लाभ जोखिम का प्रतिफल है। क्योंकि अगर आज व्यवसाय में जोखिम हो रहा है तो उसकी कमी को दूर करते हुए कि भाई हमें जोखिम कैसे हो रहा है, यानी कि हमें हानि कैसे हो रही है, उसको, उस टॉपिक को पकड़ते हुए हम उस जोखिम को दूर करेंगे और धीरे धीरे हम लाभ की ओर अग्रसित यानी कि प्रगति की ओर चलते रहेंगे। तो इस तरह जोखिम भी होना जरूरी है कि हमें पता लग जाए कि हम कमी कहाँ कर रहे हैं अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, क्योंकि लाभ जोखिम का प्रतिफल है। जिन व्यवसाय क्रियाओं में जोखिम नहीं होता उन्हें व्यवसाय की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है भाई, ये भाई जब आपको जोखिम यानी कि हानि नहीं होने की, तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा व्यवसाय कितना अच्छा चल रहा है या कितना खराब चल रहा है। पर जोखिम होगा, थोड़ा बहुत जोखिम होगा तो आपको एकदम तुरंत पता लग जाएगा कि हमारे व्यवसाय में यहाँ कमी हो रही है, या हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो इसलिए नहीं बिक रहा क्योंकि हमें इसलिए फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उसमें आप परिवर्तन करोगे, और परिवर्तन करोगे तो जब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जोखिम जरूरी, थोड़ा बहुत जोखिम उठाना, क्योंकि एकदम जो व्यवसाय करते हैं धीरे धीरे ही हमारा व्यवसाय चलता है। एकदम तो उठता नहीं ना, को भाई हमने वो काम स्टार्ट कर दिया और हमारा सारा माल बिक गया। ये सारी जो भी चीज़ हम तैयार कर रहे हैं अपनी कंपनी या फैक्ट्री के अंदर, वो सारी एकदम प्रोडक्शन उसका सप्लाई हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि आज की जो आधुनिक प्रक्रिया है, समय है, वो क्या है, प्रतिस्पर्धा है, यानी कि मार काट वाली प्रतिस्पर्धा है। यानी कि मेरा माल सबसे अच्छा, मेरा माल सबसे अच्छा, ये अंदर रहते हैं सबके जो बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, यानी कि अपना काम करते हैं भाई। अगला टॉपिक है विनिमय द्वारा लाभ। विनिमय द्वारा लाभ यानी कि भाई आपकी फोर्थ हेडिंग है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे समस्त व्यवसायों को चतुर्थ प्राथमिक लक्षण, यानी कि चौथा जो लक्षण है, चौथी विशेषता है, ये क्या है, संबंधित पक्षकारों के पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय द्वारा लाभ कमाना है। सबसे पहला क्या है भाई, एक तो वस्तु अच्छी होनी चाहिए, उसकी सेवाएं, और जब भी विनिमय पर लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि आप अगर अच्छी वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं करोगे, उनकी सेवाओं को जनता में नहीं देंगे, ठीक है, तो आपको लाभ नहीं होने का। तो विनिमय द्वारा लाभ जरूर चाहिए आपको कि भाई ले जा भाई, माल ले जा, ठीक है, उसकी जगह मुझे दूसरा माल दे दिए, पर एक बार चेक नको भाई, एक बार बरत के तो देख भाई माल अच्छा है या ख़राब है, आपको पता लग जाएगा। अगर माल अच्छा हुआ तो आप दोबारा लेना होगे, माल ख़राब होगा तो दोबारा ग्राहक जाने का ही नहीं वासी। तो विनिमय के माध्यम से भी लाभ कमाया जा सकता है भाई। व्यवसाय नहीं कह सकते यदि व्यवसाय वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय लाभ के लिए नहीं है, अपितु उपयोग के लिए किया जाए तो यह व्यवसाय नहीं कहलाएगा। इसका आशय कदापि नहीं है कि कारणवश किसी विनिमय की क्रिया में लाभ की अपेक्षा नहीं होती। तो भाई विनिमय इसी माध्यम से हम कर सकते हैं। पांचवी हेडिंग है लेन देन में नियमितता। देखो जब भी आप व्यवसाय करें तो उसमें आपकी लेन देन की प्रक्रिया बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर आपके अपना व्यवसाय करते समय अगर लेन देन में कुछ कमी हो रही है, ठीक है, तो आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलने का। थ्योरी में देखते हैं क्या कह रहा है भैया, वस्तुओं और सेवाओं के उसी विनिमय के व्यवसाय की संज्ञा दी गई है जो नियमित रूप से या निरंतर रहता है। किसी एकाकी लेन देन, ठीक है भाई, किसी एकाकी लेन देन को व्यवसाय नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए यदि कॉलेज का कोई छात्र अपनी पुरानी साइकिल बेच दे तो वह व्यवसाय नहीं कहलाएगा। ठीक है भाई, मान लो कोई छात्र है और उसने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी,
ठीक है, तो वो बिजनेस थोड़ा है। बिजनेस क्या है, चाहे तो उसे लाभ हो, क्यों, मतलब अगर उसने साइकिल बेच दिया उसे चाहे लाभ हो रहा हो, पर वो बिजनेस के उसमें अंडर में नहीं आने का। यदि छात्र पुरानी साइकिल को बेचने का धंधा अपना ले, ठीक बिल्कुल यहाँ है, अगर ये छात्र पुरानी साइकिलों को बेचने का धंधा अपना ले तो जब इसको हम क्या कहेंगे भाई, इसको व्यवसाय बोल लेंगे। अगर हम किसी पर्पस के अनुसार कोई वस्तु वैसे बेच देने को भाई ले जा, ठीक है, तो वो व्यवसाय नहीं बोल लेगा। अगर हम कंटिन्यू उस चीज़ को निरंतर कर रहे हैं, देखो आज ये पुरानी साइकिल बेच दी, कल को दूसरी पुरानी साइकिल बेच दी, कल को तीसरी पुरानी साइकिल बेच दी, यानी कि खरीद ली और बेच दी, खरीद ली और बेच दी, तो उसने वो व्यवसाय अपना लिया, यानी कि धंधा बना लिया, तो वो व्यवसाय कहलाएगा, नहीं तो भाई व्यवसाय नहीं है। ठीक है भाई। छठी हेडिंग है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या वितरण करना, यानी कि जब हम अपनी कंपनी के अंदर या किसी फर्म के अंदर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है भाई, सर्विस देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम। अब देखो इसके थ्योरी के अंदर क्या करा, व्यवसाय का छठा महत्वपूर्ण तत्व उसके लक्षण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वितरण होना है। मानवीय क्रियाओं द्वारा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन क्या है भाई, वितरण नहीं होता, उन्हें व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है भाई। इस संबंध में यह भी उल्लेख है कि मानवीय क्रियाओं द्वारा जिन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन वितरण किया जाए वे सभी मूल्य वाली होनी चाहिए। ठीक है भाई, यानी कि निःशुल्क नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ निःशुल्क है, तो वो निःशुल्क वो व्यवसाय के अंदर नहीं आता। जो अपना देखो, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको कंटेंट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, जो भी वीडियो है वो फ्री प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं निःशुल्क, यानी कि वो मानवीय क्रियाएं में शामिल नहीं है। मानवीय क्रियाएं में कौन शामिल है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं में उत्पादन में और वितरण में कौन शामिल है। अगर मैं इसको पेड कोर्स के आधार पर अपनी वीडियो का प्रचार करूं कि भाई मेरा पेड कोर्स ये है खरीद लो, मेरा ये नोट्स है ये है खरीद लो, तो उसको बोलते हैं बिजनेस। ठीक है भाई, उसको बोलते हैं निःशुल्क चीज़ अगर हम कोई प्रोवाइड करा रहे हैं तो बिजनेस में नहीं आती भाई। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो निःशुल्क चीज़ें हैं उनको हम बिजनेस में शामिल नहीं करेंगे, यानी कि मानवीय क्रियाएं में शामिल नहीं करेंगे, ये आ जाएगी आपकी अनार्थिक क्रियाओं में। आर्थिक क्रियाओं में जो मानवीय क्रिया है वो आ जाएगी आपके जैसे पेड कोर्स खरीदते हैं, जैसे कोचिंग करने जाते हो आप, ठीक है, किसी भी विषय की कोचिंग कर रहे हो तो उसके लिए आप पैसे दे रहे हो, यानी कि उसका वो बिजनेस हो गया। ठीक है, तो ये उसके अंतर्गत आ जाएगी। सातवीं हेडिंग है वैधानिकता। वैधानिकता यानी कि लीगलिटी, यानी कि आपका जो कहने का मतलब है आपकी लीगल होना चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। इसमें पढ़ते हैं थ्योरी में, व्यवसाय की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि व्यवसाय के अंतर्गत की जाने वाली मानवीय क्रियाएं संबंधित देश के प्रचलित विधान के अनुसार, यानी कि जो आपके देश के नियम कानून बने हुए हैं चीज़ों को बेचने के लिए, उसके अनुसार ही आप मतलब अपनी वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हो, उसका क्रय विक्रय कर सकते हो, दूसरे देश में बेच सकते हो, क्योंकि इनके अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। अगर आप विधान यानी कि लॉ जो बने हुए हैं गवर्नमेंट के उसके अधीन काम नहीं करने के, यानी कि उसके अंडर में काम नहीं करने के, तो वो अनलीगल हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा अनलीगल हो जाएगा। तो अनलीगल में आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या क्या होना चाहिए, देखो उदाहरण के लिए अगर आप किसी वस्तु का क्रय विक्रय उत्पादन कर रहे हैं तो एक तो आपको क्या चाहिए, उदाहरण के लिए अगर तस्करी कर रहे हैं तो बिना वैध लाइसेंस के दवाइयों तथा शराब आदि का विक्रय करना व्यवसाय नहीं कहलाएगा। ठीक है, तस्करी कर रहे बिना लाइसेंस के आप दवाई बेच रहे, शराब बेच रहे, तो वो आपके व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आने का, वो यानी कि वो बोलते हैं उसको काली कमाई, यानी कि नंबर 2 की कमाई। ठीक है भाई, अनलीगल में आ जाएगी ये नंबर 2 की कमाई। अनलीगल में अगर आपने तस्करी कर रहे उसका लाइसेंस ले रखा गवर्नमेंट से, शराब या दवाई बना रहे हैं उसका लाइसेंस ले रखा गवर्नमेंट से, तो लीगल में आ जाएगी। तो उसमें आपके मतलब पकड़ दगड़ में कोई चांस नहीं होने का।
अनलीगल में हो जाता है कि भाई आप बिगर लाइसेंस के, बिना गवर्नमेंट के बताए हुए काम कर रहे हैं। ठीक है भाई। प्रत्येक व्यवसायी को व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन करते समय अपने देश के व्यावसायिक कानून, यानी कि जो हमारे देश के कानून है भाई, उसको अपनाना चाहिए। वस्तु विक्रय अधिनियम बना हुआ है, ठीक है भाई, अनुबंध अधिनियम बना हुआ है, आयकर अधिनियम बना हुआ है, श्रम अधिनियम बना है, मुद्रा की, यानी कि जो हमारी मुद्रा है, यानी कि रुपये की मुद्रा है, उसका अधिनियम बना हुआ है। अगर हम इसका पालन करते हैं, ये वैधानिक के अंतर्गत आ जाएंगे व्यवसाय हमारा। ठीक है भाई। तो ये अपने देश के अंदर कानून बने हुए हैं माल को, यानी कि अपनी वस्तु को बेचने और खरीदने के लिए। ठीक है भाई। हम माल तैयार करेंगे तो बेचेंगे भाई, ग्राहक उसको खरीदेगा। तो इस चीज़ के अंदर सारी चीज़ें बनी है। वस्तु विक्रय कैसे बेचनी चाहिए, अगर ख़राब होगी तो उसका आदान प्रदान आप कैसे करोगे। अनुबंध अधिनियम भी है कि हमने अनुबंध कर लिया तो उसका नियम भी के बारे में है। आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स हो गया। श्रम अधिनियम, यानी कि आप मजदूर रख रहे हो तो उसको हाफ दिन की मजदूरी या पूरे दिन की मजदूरी या घंटे के हिसाब से मजदूरी कैसे दोगे। मुद्रा का अधिनियम का मतलब ये होता है भाई, आपने जो मुद्रा तैयार करी है, गवर्नमेंट मुद्रा तैयार करती है, वो रुपये में करती है, कैसे करती है, इन सब का उल्लेख लीगल होना चाहिए। ठीक है भाई। 8वीं हेडिंग है प्रासपिक लाभ एवं संतुष्टि, यानी कि अगर आप जिस व्यवसाय को अपना रहे हो उसमें आपको एक तो लाभ और संतुष्टि होनी चाहिए। अगर आप उस व्यवसाय में लाभ या संतुष्टि नहीं हो रहे हो, नहीं मिल रही है, तो वो आपके लाभ, यानी कि आपको उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा। अब देखो, इसमें थ्योरी पढ़ लेते हैं। आधुनिक विशेषज्ञ इस बात पर बल देता है कि व्यवसाय केवल लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? व्यवसायिक क्रियाओं में ग्राहक व्यवसायी दोनों ही प्रासपिक हित होता है। इस प्रकार व्यवसाय एक तत्व है और उसकी क्रियाओं दोनों पक्षों पर लाभ एवं संतुष्टि प्राप्ति होती है। देखो भाई, अगर कोई व्यवसायी है, यानी कि कोई बिजनेसमैन है, फैक्ट्री चला रखा है उसने, कोई जैसे बिस्कुट तैयार कर रहा है, क्या तैयार कर रहा है भाई? अगर वो अपनी कंपनी में बिस्कुट तैयार कर रहा है तो वो बिस्कुट किसके अनुसार तैयार करेगा? अपने ग्राहक के अनुसार तैयार करेगा कि उस ग्राहक को बिस्कुट किस तरह का चाहिए। ठीक है भाई, किस तरह का बिस्कुट चाहिए, किस तरह का टूथपेस्ट चाहिए, कपड़े चाहिए, क्या चाहिए, तो वह व्यवसाय अपने कंपनी के अंदर अपने ग्राहक के लिए उसी तरह का माल तैयार करेगा। इन दोनों में पारस्परिक संबंध होने चाहिए, जब भी उसको लाभ और उसकी संतुष्टि उसको प्राप्त हो सकती है। ठीक है भाई, अन्यथा नहीं हो सकती। आगे बढ़ने से पहले भाई आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों से गुजारिश है कि भाई आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। एग्ज़ाम से पहले आपकी सारी की सारी बुक रीडिंग करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है भाई। इससे बढ़िया साधन क्या, मान लिया आप पे बुक नहीं है तो आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ करके नोट्स तैयार कर सकते हो, इनकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है भाई, आप इनको समझ सकते हो, क्योंकि यह है कि मेरी 95% जो सब्सक्राइबर है वे, इन्होंने 95% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरे चैनल को, 5% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो आपसे गुजारिश है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं भाई। 9 हेडिंग है समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि, यानी कि भाई जो हम समाज में रह रहे हैं, समाज में हर तरह का वर्ग आ जाता है। ठीक है भाई। अब हमें हर समाज में हर तरह के व्यक्तियों की आवश्यकता को देखते हुए उनको संतुष्टि तो नहीं हम करा सकते, पर हाँ अपनी वस्तुओं को उनके लिए हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसमें थ्योरी में पढ़ते हैं। व्यवसाय केवल किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं करता। भाई हम ये तो है नहीं कि भाई समाज में रह रहे कि हम सिर्फ एक ही वर्ग के व्यक्ति या एक ही विशेष व्यक्ति के लिए अपनी मतलब सेवाएं देंगे या उत्पादन करेंगे। इस समाज में हर तरह के वर्ग का व्यक्ति आ जाता है और उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए ही प्रोडक्शन करते हैं। इसके द्वारा पूरे समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। इसी कारण यह कहा जाता है कि व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण लक्षण व्यवसाय का एक सामाजिक क्रिया होना आवश्यक है भाई। ठीक है। व्यवसाय
एकांत जंगल में नहीं किया जाता, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भाई हमने व्यवसाय स्टार्ट कर दिया, नुको भाई जंगल में जाकर बेचेंगे तो वहाँ माल थोड़ा बिक जाएगा। बिकेगा कहाँ पे? माल बिकेगा समाज के अंदर, जो समाज के लोग हैं। और इस समाज में हर तरह के वर्ग का व्यक्ति इसमें शामिल होता है, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, ठीक है भाई। और भाई इसमें हर कास्ट का व्यक्ति होता है। उसको चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही व्यवसाय अपनी उस कंपनी के अंदर क्या चीज़ें तैयार करता है? माल तैयार करता है। तो ये जरूरी है कि एक व्यवसाय को समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि कराना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट टॉपिक भाई, नेक्स्ट हेडिंग है लाभ की भावी अनिश्चितता। ठीक है भाई, देखो भाई जब हम कोई काम करते हैं तो इसमें हमें क्या होना चाहिए? लाभ की अनिश्चितता होनी चाहिए। थ्योरी पढ़ते हैं भाई, व्यवसायिक क्रियाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। क्योंकि भाई जब हम लाभ व्यवसाय करेंगे तो उसमें हम चाहेंगे कि भाई लाभ हो, बिना लाभ के मज़ा नहीं आने का। ठीक है भाई, अब मैं आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ तो मेरे मन में भी ये रहेगा कि भाई नहीं, मुझे भी अपना पेड कोर्स बेचना चाहिए कि भाई मैं भी थोड़े बहुत अपना मतलब पैसे या खर्चे पाने का निकाल लूँ। तो आदमी को जब तक, क्योंकि अगर फ्री प्रोवाइड क्लास किसी को मिल रही है तो वो उसको तवज्जो नहीं देता। तवज्जो किसको देता है? तवज्जो देता है, मान लिया अगर कोई कोर्स उसने पैसे में ख़रीदा है तो उसमें तवज्जो देगा, क्योंकि वही कंटेंट फ्री क्लास में मिल रहा है, वही कंटेंट आपको पेड क्लास में मिल रहा है। ठीक है, तो पर मज़ा तो आपको पेड क्लास में आ रहा है क्योंकि आपने खर्च कर रखा है। अगर आपको वही चीज़ें आपको फ्री क्लासेस में मिल जाए तो इससे मज़ेदारी क्या बात है भाई। अब आगे बात करते हैं, यह लाभ केवल व्यवसायी व्यवसायी या उसके साथियों के प्रयत्नों पर निर्भर नहीं होता। इसके निर्धारण में कुछ ऐसे तत्व शामिल होते हैं, कोई वंश नहीं होता। ठीक है भाई, लाभों की अनिश्चितताएं होती है भाई इसमें, जैसे तेज मंदी। कभी कभी जब अनिश्चितता का मतलब कभी तो हमें लाभ ज़्यादा हो जाएगा, कभी लाभ हमें कम हो जाएगा। जैसे देश के अंदर तेजी मंदी आ गई, ठीक है भाई, सरकार की नीतियों में अकस्मात परिवर्तन, यानी कि वर्तमान सरकार की नवीन आर्थिक नीतियों के अनुसार वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन आदि तत्व शामिल होते हैं। कभी मंदी आ जाएगी, कभी तेजी आ जाएगी। मंदी आएगी तो भाई जो भी हम माल तैयार कर रहे हैं तो उसमें मंदी में चीज़ों के दाम घट जाएंगे। ठीक है भाई, अब आधुनिक समय में हम जी रहे हैं, ठीक है भाई, तो इस समय क्योंकि तेज़ी है, और जब तेज़ी है तो इस तेज़ी में क्या होगा? क्योंकि हम ग्रोथ कर रहे हैं, और जब ग्रोथ करेंगे तो हमारी हर चीज़ों पर दाम बढ़ेंगे। अगर आज हम 1 रुपये की वस्तु ले रहे हैं तो कल आज वो 5 रुपये की वस्तु खरीद रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें तेज़ी आ गई, तेज़ी मंदी आ गई। क्योंकि मंदी का मतलब ये होता है कि मान लिया कोई 5 रुपये की वस्तु है, वो बिक ही नहीं रही, तो उसको वो मालिक क्या करेगा? 2 रुपये में या 3 रुपये में बेचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो भाई यह लाभ की अनिश्चितता भी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट नियम बनाती रहती है कि भाई किस पर टैक्स लगाना है, किस पर टैक्स नहीं लगाना है, कैसे हमें अपनी मतलब ग्रोथ रेट ज़्यादा रखनी है। क्योंकि भारत सरकार की जो ग्रोथ रेट तेज़ होगी जब ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, यानी कि क्योंकि इस टाइम हम 5वीं अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुके हैं। ठीक है भाई, भारत सरकार जो हम भारत के है, हमारी जो जो मतलब सरकार की नीतियां है उसके अकॉर्डिंग हम 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उभरती अर्थव्यवस्था है हमारी, पर विकासशील है। अब विकसित कब हो गए भाई? विकसित हम हो गए 2047 तक का टारगेट रखा है कि भाई 2047 तक हम क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? विकसित हो जाएंगे। पर भारत सरकार या भारत ये चाहेगा कि भाई हम 2047 से पहले पहले विकसित हो। ठीक है, क्योंकि 2047 का भी बहुत समय बाकी है, तो हम चाहते हैं कि 2047 से पहले पहले हम विकसित हो जाए, जब ही हम चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है भाई, नहीं तो भाई ये चीज़ें महंगी होती ही चली जाएगी। 11वीं हेडिंग है उपयोगिता का सृजन। अब इसके अंदर पढ़ लेते हैं भाई, एक व्यवसायी वस्तुओं की उपयोगिता का सृजन करता है।
इस व्यवसाय उपभोक्ता तथा राष्ट्र सभी को लाभ होता है। ठीक है भाई, जब हम कोई उपयोगिता करते हैं तो उसमें किसको लाभ होता है? उसमें सभी को लाभ होता है। जैसे स्थान उपयोगिता, रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता आदि का हमें सृजन नहीं है, व्यवसाय नहीं है। यानी कि अगर हम इन चीज़ों को नहीं करने के तो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा भाई। नेक्स्ट हेडिंग है 12वीं, विनिमय, विक्रय तथा हस्तांतरण। विनिमय का मतलब है वस्तुओं का आदान प्रदान करना। विक्रय का भी वही है, क्रय विक्रय करना, और हस्तांतरण करना। पढ़ लेते हैं भाई इसके बारे में। समस्त व्यवसाय एक अन्य सामान्य प्राथमिक लक्षण विनिमय, विक्रय, हस्तांतरण होना चाहिए। वास्तव में व्यवसाय कहलाने के लिए विनिमय, विक्रय तथा हस्तांतरण का होना अति आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर बता रखा है भाई इसमें, यदि वस्तुओं का उत्पादन, निर्माण स्वयं अपने ही उपयोग और उपयोग के लिए किया जाए तो व्यवसाय नहीं होगा। मान लिया कोई वस्तु का प्रोडक्शन हम तैयार कर रहे हैं और हम खुद के लिए तैयार कर रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं है। अगर हम उस वस्तु का प्रोडक्शन समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं तो वो बिजनेस है, वो व्यवसाय है हमारा। ठीक है भाई। हेडिंग 13, व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों है। बिल्कुल भाई, जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो कला भी है और विज्ञान भी है। कला क्या है अब पढ़ लेते हैं भाई। देखो, विज्ञान दोनों लक्षण है क्योंकि कलाकार के समान व्यक्तिगत योग्यता, निपुण अनुभव और समझ की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान में किसकी पड़ती है भाई? व्यवसाय के कुछ निश्चित सिद्धांत, उद्देश्य होते हैं। देखो भाई, कला ये है कि हम कोई वस्तु तैयार कर रहे हैं तो उसमें मतलब किस तरह का डिजाइन हमें देना है, ये कला होगी। और विज्ञान क्या है कि उस वस्तुओं को बेचने के लिए उसमें सिद्धांत होने चाहिए, उसके उद्देश्य होने चाहिए कि हमें इतने व्यक्तियों के लिए प्रोडक्शन तैयार करा है और ये हमें बेचनी ही बेचनी है, विक्रय करना ही करना है। यानी कि उसने उद्देश्य पार कर लिया, लक्ष्य निर्धारित कर लिया। तो हमारा जो ये है विज्ञान और कला दोनों है व्यवसाय। सॉरी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास आर्थिक क्रिया, उपभोक्ता संतुष्टि। उपभोक्ता संतुष्टि है, ये जरूरी है कि भाई अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हो और उस व्यवसाय में किसी वस्तु का उत्पादन आप कर रहे हो तो ग्राहक को संतुष्टि होनी चाहिए उसके लिए। अब इसके बारे में हेडिंग पढ़ लेते हैं। व्यवसाय का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण है उपभोक्ता की संतुष्टि। उपभोक्ता कौन है भाई? उपभोक्ता हमें किसी वस्तु को हम खरीद कर लाएंगे और उस खरीदने के बाद उस वस्तु का उपयोग करेंगे। अगर हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं तो हमारे लिए बेकार है। अगर हम उस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं और संतुष्टि हमें प्राप्त मिल जाएगी। ठीक है भाई। समूचे व्यवसाय का अस्तित्व उसके विकास पर निर्भर करता है। इस संबंध में कहा जाता है कि भाई ग्राहक राजा है, क्योंकि बिना ग्राहक के हम वस्तु नहीं बेच सकते। ग्राहक सदैव सही होता है। ठीक है भाई, उसे पता है कि कौन सी चीज़ें लेनी है और कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय ग्राहक को सर्वोत्तम मानता है, क्योंकि बिना ग्राहक के उसकी वस्तुएं बिक ही नहीं सकती, उसको सेल्स कर ही नहीं सकता। अगर किसी ग्राहक को बाज़ार के अंदर कोई क्या चाहिए भाई, सपोज करो मान लिया उसको कपड़े चाहिए, तो अगर उसे कपड़े खरीदने की इच्छा है तो जब भी तो कपड़े खरीदेगा, ग्राहक जाएगा जब भी तो उसको संतुष्टि मिलेगी। ग्राहक यानी कि व्यवसाय में अगर ग्राहक ही, क्योंकि ग्राहक ही राजा होता है, क्योंकि उसके बिना बाजार के अंदर, व्यवसाय के अंदर ग्राहक के बिना कुछ भी आप बेच नहीं सकते। ठीक है भाई। 15वीं हेडिंग आर्थिक क्रियाएं। अभी पहली हेडिंग में बताया था कि आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है। आर्थिक क्रियाएं वो होती है जिसमें हम वस्तु का उत्पादन कर सके, सेवाएं कर सके, वितरण कर सके, उसका उपयोग कर सके। और अनार्थिक क्रियाएं क्या है? अनार्थिक क्रियाएं वह है जिसमें साधु संत आ जाए। साधु संत तो आ जाएंगे पर उसमें वे किसी चीज़ का उत्पादन, प्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है भाई, वे सब सारी आर्थिक क्रियाओं में शामिल होती है। 16वीं हेडिंग है व्यवसाय का व्यापक क्षेत्र।
व्यापक क्षेत्र, क्योंकि जो व्यवसाय का है, व्यवसाय का जो क्षेत्र है, लक्षण है, विशेषताएं है, ये व्यापक होनी चाहिए, यानी कि सब जगह फैली होनी चाहिए, यानी कि भाई एक जगह सीमित स्थान पर आप रहिए। ठीक है, इसके अंदर पढ़ लेते हैं। व्यवसाय एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण इसका व्यापक क्षेत्र होना आवश्यक है। व्यवसाय में वस्तुओं के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक उसे पहुंचने तक समस्त क्रियाएं शामिल होती है। यही कारण है कि इसमें व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग आदि को सम्मिलित करते हुए, ठीक है भाई। ये एक LH हैने के अनुसार एक परिभाषा इसमें दे रखी है, चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ ओनली यहीं तक आप इसको रख सकते हो। ठीक है भाई। और लास्ट हेडिंग है आपकी सामाजिक परिवर्तन का साधन। ठीक है भाई। विश्वविख्यात प्रबंध विद्वान श्री पीटर F ड्रकर के अनुसार ये कह रहा कि व्यवसाय सामाजिक परिवर्तन का साधन है। इसका आशय है कि व्यवसाय के माध्यम से सामाजिक जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। ठीक है भाई। इसके द्वारा सामाजिक जीवन निम्न स्तर से उठकर उच्च स्तर तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि व्यवसाय ही समाज में परिवर्तन लाता है। ठीक है भाई। क्योंकि अगर आप किसी काम को नहीं करने के तो दूसरों को पता नहीं लगने का कि हाँ भाई ये भी मतलब हमारे समाज के अंदर ये चीज़ें है। ठीक है। अब आपने अलग अलग फूड्स की दुकानें देखी होगी, अलग अलग खाई भी होगी, चाउमीन बर्गर, कौन जाना था क्या है चाउमीन, क्या है बर्गर, क्या मतलब पास्ता, क्या है ये इस तरह की। तो समाज में परिवर्तन हुआ। ठीक है। परिवर्तन हुआ तो सबने कुछ ना कुछ व्यवसाय अपना अपना लिया। तो ये पीटर F ड्रकर ने कहा कि व्यवसाय सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है, यानी कि जब तक समाज नहीं बदलने का आपका व्यवसाय नहीं चलने का। समाज बदल जाएगा तो व्यवसाय भी आपका धीरे धीरे प्रोग्रेस हो जाएगा। तो भाई 17 हेडिंग थी इसमें, इसकी विशेषताएं थी। आगे वीडियो में उसकी आवश्यक बातें, समाज में रहने के लिए प्रभावित करने वाले तत्व, ये आ जाएंगे भाई। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो आपकी आएगी भाई बिजनेस कम्युनिकेशन पर। धीरे धीरे आपकी हर सब्जेक्ट पर वीडियो आती रहेगी। ठीक है भाई। थैंक यू। नमस्कार भाई।